तो जो लोग भी MPSI का फिजिकल देने वाले हैं, जो कि 5 जून से स्टार्ट होने वाला है और 11 जून तक चलने वाला है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है। पहली बात, आप सभी के दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस चल रहा होगा कि इतने जल्दी फिजिकल होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंटरव्यू भी साथ में है। तो इस बीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं कि इसके अलावा ये तो होना ही है, अब कुछ और इसमें चांसेस है नहीं कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड हो जाए। वैसे डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के तो उन्होंने सेम डे पर दो एग्ज़ाम के फिजिकल रखे हुए हैं, और एक भोपाल में और एक जबलपुर में। 3 लोगों के मेरे पास खुद मैसेजेस हैं जिनका सेम डे पर दोनों ही फिजिकल उन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है फिर भी हमें तैयार होकर रखना है। कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और क्या ड्रेस कोड आपका हो सकता है मेल फीमेल दोनों के लिए। और ड्रेस कोड की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? केवल इतनी ही इंपॉर्टेंस है इसकी कि ड्रेस कोड, एक अच्छा ड्रेस कोड आपका इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर। और ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर भी हमें ड्रेस कोड को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए बिना कोई देरी के सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रख लेने हैं। चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल जीवन हो आपका, चाहे कितने भी आपके पैरों में क्रैम्प आ रहे हों या फिर सिन पेन हो रहा हो, आपको ये चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है। तो और साथ में मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है फिजिकल की तैयारी में। फिजिकल उतना ही करना है जितना आपका शरीर झेल सके इतनी गर्मी में, और ज़्यादा अपने आप को कष्ट नहीं देना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं कोरा कागज़ UPSC पर, तो हमने पेड बैच के लिए जो नेक्स्ट वैकेंसी MPSI की जब भी आएगी उसके लिए हमने पेड बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने हिस्ट्री एंड पॉलिटी को स्टार्ट भी कर दिया है। अब देखिए, कई लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर सिलेबस चेंज होने वाली बातें चल रही हैं, उन सबको साइड में रख के सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेप लेना। अब जो टीचर्स जो भी हैं या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर ला रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं आती है हमारे पास, अभी ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं इनको साइड में रख के हमें सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है जो कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया है, यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्द हम इसमें नए नए टॉपिक्स भी ऐड करते जाएंगे, जैसे कि MP हिस्ट्री, क्योंकि MP GK इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा अगर सिलेबस चेंज होता है तो जब भी सिलेबस चेंज होगा हम क्या करेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप DM करके भी मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, बाकी आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। अगर हम बात करें एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको तैयार करके रखना है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके निर्देश में दिए हुए हैं, लेकिन इनको सीक्वेंस में जमाना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सामने रखने हैं। क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, और एक कॉपीज़ का सेट बनाना है आपको। 2 सेट बना लेना आप, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप वहीं के वहीं क्या कर लें, उन कॉपीज़ को क्या कर लें, यूज़ कर लें। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि जो फोटो कॉपी हैं उनके कम से कम 2 सेट आपको बना के रखने हैं। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अवेयर हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये पूरी लिस्ट आपको पढ़ लेनी है। अगर मैं बात करूं उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, हम मतलब जो अभी सर्विस में नहीं हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं, साथ में एज रिलैक्सेशन उनको हो सकता है, वो नहीं, इस सब की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार कार्ड आपका पहले सबसे ऊपर होना चाहिए। फिर इसके बाद 10th या 12th, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि डेट ऑफ बर्थ, जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो वो आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये वाला दूसरा स्टेप जब आप पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या फिर 12th क्लास की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जन्म बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपना लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रेजुएशन डिग्री, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र क्या होता है, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं कई बार इसको, डिग्री भी बोल देते हैं। और समटाइम्स जब आपके पास डिग्री नहीं होती है तो मार्कशीट चल जाती है, लेकिन कोशिश आपको क्या करनी है कि कम टाइम में, अगर आपके पास अभी तक डिग्री नहीं है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है और अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को अप्लाई कर देना है। और अगर हो सके तो जो यूनिवर्सिटी है आपकी, वहाँ जाकर आप अपनी डिग्री ही निकलवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 1 से सवा डेढ़ हफ्ता है, उस उतने टाइम में आप डिग्री बनवा सकते हैं। तो डिग्री अगर आपके पास होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 साल की डिग्री है तो 4 सालों की, 4 साल की जो मार्कशीट है वो लेके जाना है आपको। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र किसके रूप में यूज़ होता है, डिग्री के रूप में। तो अगर आप डिग्री बनवा सकते हैं तो डिग्री बनवा लीजिए। मार्कशीट
एक ऑप्शनल होगा आपके पास जब आपके पास डिग्री नहीं होगी, लेकिन कोशिश करनी है कि कम टाइम में आप ग्रेजुएशन डिग्री बनवा लें। अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके पता करिए कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, और ये काम आपको करवा लेना है। सर्टिफिकेट भी आप निकलवा सकते हैं डिजी लॉकर वगैरह से, तो अगर ये मिल जाए तो ये भी आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ST SC OBC EWS जो भी हैं उनका आपको वैलिड जो भी आपने अपलोड किया था वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। अब इसकी भी एक कट ऑफ डेट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो आपकी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी या फिर जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म फिलिंग की, वो यहाँ पर कट ऑफ डेट मानी गई है। तो ये भी समझेगी कि कट ऑफ डेट क्या होती है। फिर NOC सर्टिफिकेट किसको लगेगा? NOC सर्टिफिकेट उनको लगेगा जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको अपना NOC सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। यहाँ पर कुछ बीच में और भी प्रमाण पत्र दिए हुए हैं, जैसे कि अनुविभागीय अधिकारी मतलब EWS सर्टिफिकेट हमने ले लिया है। यहाँ पर उभयलिंगी जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका सर्टिफिकेट अगर कलेक्टर द्वारा जो बनता है वो आपको बनवा के लेकर जाना है। अगर आप ऑलरेडी नगर सेवा या फिर नगर सेना में हैं तो आपको अपनी जो एज रिलैक्सेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है और अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार चीज़ों को सेट करके रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, अगर आप मैरिड हैं, और मैक्सिमम कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे क्योंकि पुलिस कैंडिडेट्स भी हैं यहाँ पर, तो उनको अपने बच्चों के सर्टिफिकेट भी जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो भी बनवा कर लेकर जाना है। ये मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है स्पेशली क्योंकि ये ज़रूरी है और थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी क्या करने हैं? बनवा कर, या फिर अगर बने बनाए हैं तो वो लेकर जाना है और उनको इसी सीक्वेंस में क्या करना है? जमाना है। अगर आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मूल प्रमाण पत्र, जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये आपको फिर से एक बार पढ़ लेना है, इसी सीक्वेंस में लगाना है। लगाने के बाद क्या करना है आपको? जैसे ही आपकी फोटोकॉपी का सेट कंप्लीट हो जाए जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर नीचे कहीं पर भी अपना साइन करना है, जो भी आपका नाम है अपना यहाँ पर साइन करना है। साइन करने के साथ में यहाँ पर लिखना है स्वप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड जो भी बोलते हैं यहाँ पर, स्वप्रमाणित करना है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा यहाँ पर लिखना है स्वप्रमाणित, बस यही लिखना है और साइन करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक सेट में करनी है और एक में मत करना। इससे क्या होगा, अगर कोई दिक्कत आती है और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने गलत यहाँ पर साइन कर लिया है या फिर कोई भी चीज़, तो आपके पास दूसरा सेट होगा, उसमें आप वहीं के वहीं जो भी करेक्शन चाहेंगे वो करेक्शन करके उसको क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। क्या करना है? सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखने हैं। 2 या 3 सेट भी अगर बनवा सकें आप तो 2 सेट तो बनवाने ही हैं। दोनों सेट में एक साइड में आपको क्या करना है? सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको स्वप्रमाणित करना है और साइन करना है। अपना जो भी आप साइन करते हैं वो साइन करना है डॉक्यूमेंट के नीचे, और उसको आपको क्या करना है? तैयार करके रख लेना है। ये पूरी बात हुई हमारी किसकी? डॉक्यूमेंट्स की। अब यहाँ पर कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट है आपकी 10 नवंबर 2025, जो कि आपकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग थी। इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस डेट के बाद जारी नहीं हुआ होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस डेट के पहले बना हुआ हो और वैलिड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें EWS सर्टिफिकेट की, तो EWS सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 नवंबर 2025 के पहले का मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी 2024 का आपका EWS सर्टिफिकेट है। इसका मतलब ये तो इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों? क्योंकि आपका EWS सर्टिफिकेट केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वही होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए जो कि आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पे अपलोड किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर ये नहीं है तो कहीं से भी आपको एफिडेविट बनवा के, कोई भी जो कानूनी सलाहकार हैं आपके, कोई भी एडवोकेट हैं, उनकी सलाह के बाद ही आपको क्या करना है? अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। समटाइम्स यहाँ पर दिक्कत हो जाती है और मैक्सिमम लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट गलत होगा तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, मतलब पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है? वैलिड सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। वैलिड सर्टिफिकेट के साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अटायर की। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको कौन सा ड्रेस कोड पहनना है? यहाँ पर आपको शर्ट, पैंट, टाई एंड ब्लेजर, जो भी आप ब्लेजर भी आप वियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहन सकते हैं आप। और इसमें आपको कलर बहुत ही डिसेंट कलर आपको पहनना है। कोई भी बहुत ही ज़्यादा भड़कीले कलर नहीं पहनने, चमकीले कलर नहीं पहनने हैं। मतलब आपको पता होगा और आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो आपको क्या करना है? अटायर कैसा पहनना है? बहुत ही जो डिसेंट लुक दे
एकदम कैजुअल लुक दे वो आपको यहाँ पर पहनना है। जो शूज़ होते हैं वो भी आपको फॉर्मल वियर करने हैं। गर्ल्स के लिए आप देख लेना यहाँ पर हील्स नहीं पहननी है आपको, यहाँ पर हील्स में ये टिक लगा हुआ है, लेकिन आपको हील्स जो हाई हील्स वाली होती हैं वो नहीं पहननी है। नॉर्मल सैंडल जो होती हैं वो आप पहन सकते हैं। ओपन जो टो होती है वो आप नहीं पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। पहन सकते हैं लेकिन ये होता है किस लिए, आपके इम्पैक्ट के लिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इम्पैक्ट के लिए आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है। आपके नेल्स, हेयर्स, ये सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए और आपकी जो हेयर स्टाइल है वो भी डिसेंट लुक देने वाला होना चाहिए। बियर्ड एक सही लुक में होनी चाहिए और अगर आप क्लीन शेव करा सकें तो वो भी बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी और अगर नहीं है पता तो आप कहीं और से भी और भी वीडियोस देख सकते हैं और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाना है। अगर हम बात करें फीमेल ड्रेस के लिए तो आपको साड़ी आप पहन सकते हैं, सूट आप पहन सकते हैं, कुछ यहाँ पर रिकमेंडेड आप अटायर देख सकते हैं। कुछ भी इस प्रकार के इनफॉर्मल ड्रेसेस आपको वियर नहीं करना है, लेकर नहीं जाना है। साथ में आप शर्ट पैंट भी वियर कर सकते हैं। फॉर्मल शर्ट पैंट जो भी होता है वो आप वियर कर सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि शर्ट पैंट वियर कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपका जो लुक हो वो डिसेंट लगे, वो कहीं से भी भड़कीला ना लगे, कलर्स जो हों वो डिसेंट हों, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इसके नंबर नहीं मिलने हैं आपको, ये केवल होता है आपके इम्पैक्ट के लिए। तो इसके नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं आपके परफॉर्मेंस के, कि आप कैसे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, कितनी कॉन्फिडेंटली आप हर एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं, उस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि ये जो अटायर होता है या फिर जो ड्रेस होती है वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए होती है, इससे ज़्यादा उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी के लिए, चाहे डेट चेंज हो या ना हो, आप सभी को अपना 110% देना है। ऐसे मौके जीवन आपको बार बार नहीं देता है, लाइफ आपको ऐसे मौके बार बार नहीं देती है और इतने नज़दीक आने के बाद आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। इसी के साथ कोरा कागज़ यूपीएससी की आप सभी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपना बहुत ही 100% देंगे और बहुत बेहतर फिजिकल और इंटरव्यू दोनों में करके आएंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से कई बार कुछ अदर लोग भी ऐसे होते हैं जिनको कोई वो प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपको आंसर कर देते हैं, तो वो आपको जरूर करना है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही कोरा कागज़ यूपीएससी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।